प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज CNN ने एक रिपोर्ट शाये की और ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर जो अर्ली असेसमेंट रिपोर्ट है उसको बुनियाद बनाकर ये खबर शाये की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका ने जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है उसमें ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि इससे सिर्फ इतना नुकसान हुआ है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चंद महीने तो पीछे चला गया है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। जब ये खबर शाये हुई CNN में तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें CNN को मुखातिब करते हुए इसे फेक न्यूज़ करार दिया और कहा कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और ये खबर दुरुस्त नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का दावा था। दूसरी तरफ ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाल करने का ऐलान कर दिया है, जिससे भी अंदाज़ा होता है कि जो ईरान है उसका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ, यानी उसको वहां से वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो जो साइट्स है उसको उसकी तामीर नौ कर सकते हैं या किसी और जगह पर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डेवलपमेंट और हुई है कि ईरान की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है 221 वोटों के साथ और उसके मुकाबले में मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। मंजूरी दी है कि IAEA को एक्सेस नहीं दी जाएगी, उनके साथ ताउन नहीं किया जाएगा। अगर IAEA एक्सेस मांगेगी न्यूक्लियर साइट्स को विजिट करने के लिए उनको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि NPT से ईरान बाहर आ सकता है। इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा और ये जो एक सीज फायर हम देख रहे हैं, ये अगर ईरान ऐसा करता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये सीज फायर खतरे में पड़ सकता है, इसको खदशात लाहिक हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़कार हैं, और डॉक्टर हुमा बुकाई साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एतराफ़ किया कि ईरानी बड़े स्मार्ट लोग हैं और ज़हीन लोग हैं और उनकी जो दिफाई सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है, हमला करने की सलाहियत। और वो कहते हैं कि इजराइल को पिछले चंद दिन में हमलों में बहुत नुकसान पहुंचा है, ये एतराफ़ उन्होंने किया है। अब आगे फिर क्या होने जा रहा है? मुनीर अकरम साहब, आपको खुशामदीद। सर, ये जो दावा है CNN का, और वो अपने तौर पर नहीं कर रहे हैं, वो तो बुनियाद बना रहे हैं अर्ली US इंटेलिजेंस असेसमेंट रिपोर्ट को, और वो कह रहे हैं कि जी ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसरार कर रहे हैं कि ये तबाह हो गई हैं। क्या आपके ख्याल में अमेरिका के ईरान पर हमले की जो कामयाबी है उस पर शकूक व शुबहात अब जन्म ले रहे हैं? जी, जहाँ तक के असेसमेंट है कि कितना नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल में जो जिक्र हो रहा है वो फोर्डो की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उस पर जो हमला हुआ था जी। तो असेसमेंट्स यही हैं कि बहुत नुकसान हुआ है फोर्डो में, नातांस में, इस्फहान में, तीनों जगह जहां मारे हैं अमेरिका ने, पर उसकी कंप्लीट असेसमेंट अभी तक नहीं है किसके पास। और जो प्रिलिमिनरी जो मेरे ख्याल में US अथॉरिटीज ने कहा है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं है पर काफी नुकसान हुआ है। सही है। अब ईरान का जो प्लान है इसमें, डॉक्टर हुमा साहिबा, अब ईरान ये कह रहा है कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम बहाल करेंगे, और आज जो ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है कि IAEA को एक्सेस नहीं दी जाएगी, उनसे ताउन नहीं किया जाएगा। अगर इन स्टेटमेंट के साथ या इन एक्शंस के साथ वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए उतरता है, तो आपके ख्याल में इसकी कामयाबी के इम्कान क्या होंगे? देखिए, अभी तो ये यकतरफा बात है ना कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का आज स्टेटमेंट है। ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ईरान की तरफ से तो तकरीबन एक डिसएंगेजमेंट की बात हुई है। और अगर आप इरानियन एनालिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं हम इस हवाले से भी बिल्कुल तैयार हैं कि इजराइल दोबारा शरारत करेगा। और जो 40 साल का डिस्ट्रस्ट है वो 12 दिन की जंग खत्म करके तो एड्रेस नहीं किया जा सकता। एक कंसेशन जो उन्होंने अभी इमीडिएटली ईरान को दिया है, वो उन्होंने ये कहा है कि चाइना बेशक ईरान से ऑयल खरीद ले। तो जी, चाइना तो खरीद ही रहा था ऑयल, वो तो अमेरिका की इजाजत नहीं मांग रहा था इस चीज के लिए। बल्कि आपको पता है कि ईरान से ऑयल बाय करने की तो इंडिया ने भी कंसेशन लिया हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि अभी इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, टू साइड्स टू अ स्टोरी। ये एक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है जो एंगेजमेंट देख रहा है,
जो एक चीज़ को एक फाइनल उस पे ला रहा है कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उनके अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि सिर्फ चंद महीने पीछे हुआ है। ईरान खुद ये कह रहा है कि हमारी कोर कैपेसिटी, कोर कैपेबिलिटी पर का कोई नुकसान नहीं हुआ। और देखिए 2 या 3 साइंटिस्ट को एलिमिनेट करने से पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो नहीं गिर सकता, बल्कि ईरान ये कह रहा है कि हमसे ये कोई हक ले ही नहीं सकता कि हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम नई तवानाई से इसके लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है एक मिसमैच ऑफ नैरेटिव है। तो हम जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ते हैं, हम कहते हैं जब मिसमैच ऑफ नैरेटिव होता है तो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और देखिए अगर इजराइल कोई शरारत दोबारा करता है तो क्या आपका ख्याल है कि अमेरिका जो है वो दस्तबरदार हो जाएगा, या अगर इजराइल को कोई नुकसान पहुंचता है तो अमेरिका दोबारा इजराइल की मदद को नहीं आएगा? तो ईरान का जो डीप डिस्ट्रस्ट है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं आपको एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आपको पता है ना कि ट्रम्प साहब आए थे तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका हर जगह डिसमेंटल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका उन्होंने ईरान में भी ख़त्म कर दिया था। इस वक्त उन्होंने रातों रात वॉइस ऑफ अमेरिका को रिवाइव किया है ताकि वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस में हो सकें ईरानियन लोगों से, आम आदमी से। तो इसका मतलब तो लार्जली ये हुआ कि जो रजीम चेंज का एजेंडा है उसके बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन वो टेबल पर मौजूद है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दोबारा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है, लेकिन जो जनरल साहब जो बात अभी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इजराइल का खासा नुकसान हुआ है, ये एतराफ़ वो कर रहे हैं, तो क्या ये इतना नुकसान है या इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है कि इजराइल दोबारा कॉन्फ्लिक्ट में आने से या बराह रास्त हमला या जंग में आने से घबराएगा या सोचेगा और वो इस बात पर कराएगा कि हमारा पहले भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यही तो वजह बनी है सीज़ फायर की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद साहब फॉर द इनवाइट, और बकाई साहिबा को और मुनीर अकरम साहब को मेरा बहुत सलाम। इट्स एन ऑनर टू बी विद देम इन दिस प्रोग्राम। देखिए बात यह है कि ईरान क्लेम कर रहा है कि जी हमने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो वहां से शिफ्ट कर लिया था, मूव कर लिया था और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जो बिल्डिंग है या जो फैसिलिटी है उसको तो कुछ ना कुछ डैमेज तो जरूर हुआ होगा जी, और अगर उस फैसिलिटी में उनकी जो इक्विपमेंट यूज हो रहा था या जो प्रोसेसिंग के चीजें थी वो हो रही थी तो उसको भी डैमेज हुआ होगा। लेकिन ईरान, जैसे मैं पहले कह रहा था कि उन्होंने क्लेम किया कि जी हमारा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अराउंड 500 kgs के करीब उनके पास 60% तक रिच मटेरियल है वो उनके पास मौजूद है। अब वो जाया हुआ है या नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, एक तो वही है जो हुमा बकाई साहब अभी जिक्र कर रही थी कि नॉलेज, जो ब्रेन है वो उनके पास मौजूद है, उनके पास मैन पावर मौजूद है, सारा कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विल ऑफ ए नेशन टू परस्यू एन ऑब्जेक्टिव। अगर उन्होंने अपनी विल देखे ना, जब डीएस्केलेशन की बात हो रही थी ड्यूरिंग दी वॉर, तो उस वक्त तक तो ईरान चांस देना चाह रहा था डीएस्केलेशन को, शायद वॉर में इतना प्रोलॉन्ग भी ना करता, और अगर कोई मेजर्स ली जाती और अमेरिका एक रेफरी का या एक प्रो पीस या प्रो एंटी एंटी वॉर जो उनका स्टांस था उस पर कायम रहता, तो शायद डीएस्केलेशन के ऊपर बातचीत भी शुरू हो जाती। क्योंकि वॉर इनिशिएट की इजराइल ने, वो भी उस वक्त जब नेगोशिएशन जा रही थी, गो के नेगोशिएशन फेलियर की तरफ ही जा रही थी, बट एटलीस्ट एक प्रोसेस ऑफ डायलॉग मुकम्मल हो जाता है। तो मॉरल प्रेशर पड़ना था इवन अपने मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से भी, वो ईरान के ऊपर जरूर पड़ता कि जी आपने डायलॉग को मौका ही ना दिया। तो वो भी इजराइल ने वो क्रिटिक भी छीन ली, उसको भी खत्म कर दिया ईरान के ऊपर, उन्होंने अटैक कर दिया। और आई एम श्योर कि टेसिट अप्रूवल होगी अमेरिका की, तब भी उन्होंने अटैक किया। तो उसके बाद जब डीएस्केलेशन से पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ बात गई है कि जी आप पॉलिसी कैप्चुलेशन का यही मतलब था कि जी न्यूक्लियर से आप दस्तबरदार हो जाए इन ऑल इट्स यूजेस, चाहे सिविलियन यूज है या मिलिट्री यूज है। तो दैट वाज रेड लाइन फॉर ईरान जी। फिर ईरान ने डिसाइड किया कि नाउ वी विल गो डाउन, इवन इफ वी हैव टू गो डाउन, विल गो डाउन फाइटिंग। फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। फिर अमेरिका उस वक्त तक एक डिफरेंट रोल अदा कर रहा था सद साहब। उस वक्त तक तो चले वो उसके पास एक लीवरेज था, ईरान भी उसको सुन सकता था, इजराइल। लेकिन जब अमेरिका खुद शामिल हो गया, B-2 बॉम्बर 52 आ गए,
और आपने तजर्बा भी अपने नए बॉम्ब का कर लिया, और आपने जब तो देन यू बिकम अ पार्टी। अभी आप उस पोजीशन में या उस शेप में नहीं है। ठीक है, आपने वॉर खत्म कराई है, यू आर देयर। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी वी आर रेडी फॉर द टॉक्स, वो टॉक्स पे जाएंगे भी सही। और ऑफ कोर्स अब जरा ईरान बेहतर पोजीशन पे बैठ के टॉक करेगा, और अगर लेट्स से कि ईरान एग्री नहीं भी करता है टॉक्स पे, तो उसमें इतना मॉरल प्रेशर नहीं होगा, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होगा कि ठीक है जी इनके ऊपर इन्होंने जंग मुसल्लत की है। ईरान ने और इजराइल ने दोनों ने अपने मसल जो टेस्ट करने थे कर लिए हैं। और इजराइल की इस वॉर में क्या कंडीशन थी, आज हमें कमेंट्री करने की किसी को जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लियरली बता दिया कि वो एग्जॉस्ट हो गए थे। इसका मतलब है उनका जो थ्रेशहोल्ड था, जो पेन रिसीव करने का, वो खत्म हो चुका था। और वो ये तीनों समझे के जो प्लेयर्स थे, तीनों की रिक्वायरमेंट आ गई थी कि इस वॉर को खत्म किया जाए। और फिर एंड में जियोपॉलिटिक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फेस सेविंग सारों के लिए क्रिएट की गई, और उस इवेंट पे इस वॉर को खत्म किया गया है। जी बिल्कुल सही है। भाई अब सवाल ये पैदा होता है मुनीर अकरम साहब कि अगर इन हालात में अमेरिका और ईरान टेबल पर बैठते हैं तो दोनों के पास एक दूसरे को ऑफर करने के लिए क्या है? बड़ी ताकत है, नंबर 1 सुपर पावर है, और उनकी समझ में ये जंग रोकी गई है क्योंकि ईरान चाहता था कि जंग रुक जाए, और पूरी दुनिया भी चाहती थी कि ये जंग रुक जाए। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो इजरायली थे वो जंग जारी रखने के लिए वो तैयार थे, क्योंकि उनकी कंट्रोल, पूरी एयर स्पेस की कंट्रोल थी, और वो बमबारी कर रहे थे ईरान के ऊपर। तो हमने ये समझना चाहिए कि निगोशिएटिंग पोजीशंस क्या हैं दोनों तरफ की। अब जब बैठेगा ईरान अमेरिका के साथ, वो जो मुज़ाकरात होंगे वो जारी होंगी जहां से वो बंद हुए थे। और जब वो खत्म हुए थे, जब इजराइल ने हमला करके उनको इंटरप्ट किया था, तो उस वक्त कुछ पेशरफ्त उसमें हो रही थी, और कंडीशंस और जो डिमांड्स थी दोनों तरफ की वो बिल्कुल जाहिर थी कि क्या होगा। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात अमेरिका वहां से शुरू करेगा वापस, और जो उसकी डिमांड्स थी कि ईरान अपनी इनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद करे जी, वो डिमांड सब में अहम होगी। उसके अलावा उनकी डिमांड थी कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी के ऊपर भी पाबंदियां लगी हैं। तो ये दो मेजर डिमांड्स हैं, और मेरे ख्याल में ये यहाँ से मुज़ाकरात अमेरिका शुरू करेगा। अब ईरान क्या करता है? ईरान अब मुश्किल में है, कमजोरी हो गई उसकी डिफेंसेस को तबाह किया है, और उसको निगोशिएट करना पड़ेगा कि वो ये जंग ना वापस शुरू हो जाए, और जल्द में जल्द जो उसके खिलाफ सैंक्शंस लगी हुई हैं वो सब उठे और वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जाएं। मेरे ख्याल में ईरानियों का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे मुल्क को वापस कैसे हम बना सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो चाहेंगे कि कोई समझौता हो जाए। जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे में मुनीर साहब, ये जो ईरान की आप कह रहे हैं कि वो कमज़ोर भी हो गया है, लेकिन अगर उसको ये स्पेस मिलती है और वो मान जाता है कि ठीक है मैं एटमी हथियार बनाने की तरफ नहीं जाता, लेकिन सैंक्शंस ख़त्म कर दी जाएं, तो फिर आपके ख्याल में एक एटमी ईरान अमेरिका को ज़्यादा खाइफ करता है, या एक मुआशी तौर पर जो ताकतवर ईरान है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस है? ये देखें, जो अमेरिका की जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है वो तो ईरान की कि ईरान को रोकना उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने से। ठीक। दूसरा है कि जो उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं जिसके तहत वो ईरान को, इजराइल को थ्रेटन कर सकता है, उसको भी कंटेन करना है। और तीसरा जो उनका मौजू है जो शायद अभी तक बिल्कुल पेश नहीं हुआ है, वो ये है कि पूरे खित्ते में ईरान जो अपनी प्रॉक्सीज हैं, उसकी जो सो कॉल्ड प्रॉक्सीज थी, जिसमें हमास है, हेजबोला है,
और दूसरे जो इराक में उनकी मिलिशियाज हैं उन सब पे कंट्रोल करे और खित्ते में ज्यादा वो तंग ना करे अमेरिका के दोस्तों को। तो ये अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हमने समझना चाहिए। ईरान अभी कमजोर पोजीशन में, उनकी डिक्लेरेटरी पॉलिसीज तो रहेगी कि उनकी नेशनल प्राइड है, उसके तहत तो वो कहेंगे जो कुछ वो कह रहे हैं अपने अवाम के लिए वो कहेंगे, पर हमने समझना चाहिए कि अभी मुज़ाकरात वापस शुरू होंगे। ईरान की पोजीशन कमजोर है और उसको इन मुज़ाकरात में से कुछ फैसले निकालने हैं, क्योंकि उनकी पहली ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल ऑफ द रिजीम, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, रीबिल्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। ये उनकी प्रायोरिटीज। बिल्कुल सही है। डॉक्टर हुमा साहिबा, अब ये एक रजीम चेंज की बात भी चली थी, अमेरिका और इसराइल दोनों की ख्वाहिश थी कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। आपके ख्याल में बात इससे आगे बढ़ गई है और ये जो मुतालबात की फहरिस्त थी या तरजीहात की फहरिस्त थी उस पर वो अब अमेरिका की फहरिस्त में ये रजीम चेंज वाला मामला नहीं रहा? देखिए, जो हमने 5 महीने प्रेसिडेंट ट्रम्प की तर्ज हुकूमत देखा है ना, उसमें कोई भी बात फाइनल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कन्वीनियंटली कह दिया जिस जंग को वो 48 घंटे में ख़त्म करने को कह रहे थे, उस जंग के हवाले से उन्होंने कहा पुतिन भी मेरी बात नहीं सुनते और ज़ेलेंस्की के साथ भी मसले। तो उन्होंने उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दिया उस बात को। ईरान से बातचीत शुरू, ईरान चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन अभी जो सूरत हाल इमर्ज हुई है उसमें ईरान जो है वो, मैं समझती हूँ, इतनी वीक पोजीशन में नहीं है, वो स्लाइटली पोजीशन ऑफ पावर में है। उसने अपनी कन्वेंशनल वेपनरी को स्टैब्लिश किया है एक बहुत बड़ी ताकत के बरखिलाफ, और अपनी हिकमत अमली से, अपनी जंगी हिकमत अमली से जंग रुकवाई अपनी फेवर में इज्जत के साथ। और अभी भी उनका एक बड़ा दो चीजें वो बहुत स्ट्रैटेजिकली करते हैं, मतलब ईरान बहुत स्ट्रैटेजिक प्लेयर है। तो उन्होंने जिस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वॉर टेबल पे लाए थे तब भी उन्होंने ये कहा था पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है और सुप्रीम लीडरशिप डिसाइड करेगी ये कब होगा। उसके बाद आपने देखा कि हलचल हुई और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना से कहा कि ईरान को इससे बाज रखें। एक बार फिर उन्होंने वही स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी क्रिएट की है। उन्होंने कहा है जी AIC से हमारा पार्लियामेंट ने इजाजत दे दी है कि हम अलहदा हो जाए, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ये अलहदगी कब होगी। तो ये जो वो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं ये डायलॉग की विंडो है, लेकिन इस डायलॉग की विंडो में वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करेंगे, मुझे इसके आसार नजर नहीं आते। वो अपनी मिसाइल बिल्डअप गिव अप करेंगे, मुझे इसके भी आसार नजर नहीं आते, क्योंकि एसेंशियली ईरान ने 30-35 साल में एक प्रॉक्सी नेटवर्क का जाल बिछाया था जिसके तहत वो जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता था। लेकिन जंग उसकी दहलीज पर है क्योंकि ये प्रॉक्सी नेटवर्क सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान की जो एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है वो पेनिट्रेशन ऑफ इजरायली समझिए जासूस ईरान के अंदर, जिनको अब वो तवातुर के साथ ढूंढ रहे हैं, नैप कर रहे हैं, फांसियों पे चढ़ा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ईरान इस वक्त टाइम गेनिंग स्ट्रैटेजी पे जाएगा लेकिन कुछ भी गिव अप नहीं करेगा। एक मैं और आपको बात कोट कर दूं, थोड़ी सी एकेडमिक बात हो जाएगी। जो जॉन एफ कैडमी बावजूद इसके वो कमजोर पोजीशन में है, बावजूद इसके कि वो कमजोर पोजीशन में, वो स्ट्रैटेजिकली खेलेंगे, वो टाइम गेन करेंगे और वो अपने कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस मुल्क ने 40 साल अपने कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपका ख्याल है 12 दिन की जंग में जिसमें वो इमर्ज हुआ है ऐसा मुल्क जो सुसाइडल लेवल तक जाकर अपनी बका के लिए काम कर सकता है, वो अपना कोर वैल्यूज गिव अप नहीं करेगा। और मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त ईरान में जो ईरान के हॉक्स हैं जो वेस्टर्न एंगेजमेंट के खिलाफ थे, वहां पे तो एक्चुअली ये श्योर होगा कि वी शुड बिकम अ न्यूक्लियर पावर। और ये जो NPT से अलहदगी की बात है, क्योंकि NPT को अमेरिका ने इस हमले के बाद कौमों के अंदर के लिए गर्दन का तौक बना दिया
कि अगर आप एनपीटी का हिस्सा हैं तो आपके साथ ये सलूक किया जा सकता है, अगर आप एनपीटी का हिस्सा नहीं है तो आप न्यूक्लियर क्लब क्रैश कर सकते। पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर क्लब क्रैश किया, इंडिया ने किया, नॉर्थ कोरिया ने किया। तो अगर आप वो इंटरनेशनल लॉ को साइड में कर कर अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर लेते हैं तो आप सुरखरू हो जाते हैं, और अगर आप इंटरनेशनल लॉ के साथ चलते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। दिस इज द न्यू नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल हैज क्रिएटेड बाय बॉम्बिंग ईरान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। अब एक और मामला भी है कि ईरान जो है वो एनपीटी से बाहर आने का भी सोच रहा है, या ऐसी खबरें हैं कि वो सोच सकता है और एनपीटी से बाहर आ सकता है। फिर इसके असरात क्या होंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, ये बताइए कि एनपीटी से अगर ईरान बाहर आता है तो क्या होगा? क्योंकि मुनीर साहब कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पोजीशन में है, उसको कहीं ना कहीं बातचीत माननी भी चाहिए और अपनी सबसे पहले अपने सर्वाइवल की बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा का ख्याल यह है कि ईरान अपने कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए असद साहब, मैं ये समझता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। कैच 22 पड़ा हुआ है ईरान के लिए इस पूरी सिचुएशन में। एज फार एज पॉलिसी कैप्चुलेशन की मैंने भी ये बात की पहले कि उस पर तो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। मानना होता तो इस जंग से, जब अमेरिकन भी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, तो ये जंग देखिए ना एक्सटेंड हो सकती थी, आगे जा सकती थी जी। उसको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है आप टेबल पे ये न्यूक्लियर इशू को साइड पे रख के, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इज नो मोर इशू विद ईरान जी। वो कह रहे हैं हमने उसको खत्म कर दिया, इट इज नो मोर इशू। तो उस पर अब क्या, उसकी अगर वो क्लेम, जो पार्टी है वो खुद ही कह रही है कि इशू ही नहीं है मेरे लिए अभी, मैंने तो उसका खत्म कर दिया, तो व्हाई वुड दे इंसिस्ट कि आप उसको परसू करें न करें जो भी। ऑफ कोर्स वो सेफगार्ड्स की बात जरूर करेंगे कि आप उस तरफ न जाए। और जो डॉक्टर साहब फरमा रही है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने जो सॉवरेन राइट्स है ना जी ईरान के एज ए सॉवरेन कंट्री, 5000 साल की तारीख है जी, वो अपना नुकसान भी करवा लेंगे। मैं इमोशनल बात नहीं कर रहा, बट दिस इज, हो सकता है कोई और कंट्री हो वेस्ट की या कोई और, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर ले। यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है या जो रेवोल्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी थिंकिंग भी डिफरेंट होती है। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी थॉट्स जी, कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके एक पॉलिसी को शेप दें। ये पॉलिसी में तो हो सकता है किसी और मुल्क में तो हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, किसी और मुल्क में हो सकता है, शायद ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज एप्लीकेबल ना हो। दूसरी बात यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप लाइकली है कि वो इस टेबल पे ट्रेड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो जरूर सामने रखेंगे। वो एक नई कोई ऑफर ऐसी लाएंगे या एक नया कह लें कि आप एक चेस बोर्ड लगाएंगे ईरान के लिए विद द न्यू ऑफर्स, वरना अभी क्या रहेगा उस नेगोशिएशन में। अगर वो एनपीटी से बाहर इसलिए जा रहा है कि ऑलरेडी सेफगार्ड्स के नीचे थी ये तीनों जो साइट्स है, या जो भी अटैक हुई है उनकी साइट्स, ये तो आईएई की सेफगार्ड्स के नीचे थी। और आईएई का जो स्पीच है या उनके जो नुमाइंदे ने बात की है इन द सिक्योरिटी काउंसिल, उसको ही सुन लें। वो कह रहे थे कि कोई इस तरह की इतलात नहीं थी। आईएई का भी ये स्टांस था कि ये एनरिचमेंट हो रही है, उसको भी कोई नहीं मानता। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जब आपने एप्लीकेशन की है, तो ईरान के ऊपर अब न मॉरल न पॉलिटिकल कोई इतने प्रेशर उस पर रहा नहीं। एनपीटी से बाहर भी जाएगा, बट एक चीज सर्टन है जी, कम व्हाट मे, वो इसको परसू जरूर करेंगे। अब तो इस वॉर के और इस एप्लीकेशन के बाद तो उन्होंने बिल्कुल सोचना भी नहीं है। ईरान ने और चीजें रीसेट करनी है। तो वो ट्रेड डील जब सामने आएगी तो हो सकता है ईरान उसकी खातिर कुछ ऐसे विन विन टाइप सिचुएशन या थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए और अपनी जो आइसोलेशन है उसको खत्म करने। इस वक्त ईरान का एक मेजर इशू उसकी आइसोलेशन है, उसको खत्म करने के लिए हो सकता है कुछ बातचीत के जरिए अपने रिवाइवल के लिए कोई कार्रवाई करे, और उसी के दौरान ईरान अपने रीसेट करेगा अपनी चीजों को, नया चेस बोर्ड लगाएगा। देखिए ना, अराउंड 30+ बिलियन डॉलर्स आपका डिफेंस बजट है, और आपके पास एयर नहीं थी, आपके पास एयर डिफेंस नहीं था, तो वो जो पैसा कहीं और आप लगा रहे थे और किसी और को आपने अपना निजात दहिंदा समझा था। नाउ ईरान विल हैव टू रीथिंक, और अपनी जो मिलिट्री है, जो अपना जो सिस्टम्स है, फिर जो सिनर्जी लानी अपनी, इनकी मिलिट्री की बहुत सी वीकनेसेस सामने आई हैं।
तो अक्लमंद नेशन जो कि वो उसको वीकनेसेस को कवर करेंगी। फिर जो इनको स्ट्रेटेजिक मार पड़ी है ईरान को, जिनको ये बड़ा अपना दोस्त समझते थे, उन्होंने जो इंटेलिजेंस डोमेन में, इंग्रेस में और जो मिलके कोलैबोरेशन के साथ इजराइल की मोसाद के साथ मिलके जो इनको नुकसान पहुंचाया है, तो अब अपनी स्क्रूटनी करेंगे। पहले वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे, चीजों को ठीक करेंगे, अपनी पॉलिटिकल चीजों को एड्रेस करेंगे, और उसके बाद वो आज नहीं कल नहीं, इनकी हिस्ट्री है जी, ये एक एनिमिटी रख लें तो उनके अंदर से जाती नहीं है। वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद कहीं ना कहीं दे विल कम बैक, बट पॉलिसी कैप्चुलेशन आई एम नॉट फोर्सिंग। और ईरान इतनी कमजोर पोजीशन पे नहीं है जितना समझा जा रहा है। अभी इन्होंने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, एक का जिक्र तो डॉक्टर साहबा ने कर दिया, दूसरा जो इन्होंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इन्वॉल्व किया इस जंग के अंदर। इन्होंने कहा जी अगर मैं जाऊंगा तो वो होती है जो खित्ता पूरा इस आग में आ जाएगा। तो उन सबके लिए इन्होंने स्टेक क्रिएट की। वो बात की बात है कि वो चीजें मैनेज कर दी गई, लेकिन दैट वाज द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन दे अडॉप्टेड कि कतर में आपने उनका बेस को अटैक किया, उनके एसेट्स को। तो कहने का मकसद यह है कि जो लीडरशिप एक ठान लेती है उनकी, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जितने मर्जी आप उनके मिलिट्री कमांडर लोग मार दें, वो उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। और अब जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ईरान के अंदर जो लोगों में, आई थिंक उसको भी वो थोड़ा सा एड्रेस करने की जरूर कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक चीज़ हम देख रहे हैं डॉक्टर साहबा के डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस का झंडा कुछ अरसे से उठाया हुआ है। अगरचे वो अपनी कैंपेन के दौरान भी ये कहकर आए थे कि मैं पीस कराऊंगा, जंगें ख़त्म कराऊंगा, लेकिन फिर उनका दोहरा रवैया भी हमें नज़र आया। कभी वो जंग की हिमायत करते हुए नज़र आए, कभी जंग में खुद कूदते हुए नज़र आए, कभी वो ईरान को भी धमकियाँ देते हुए नज़र आए, कभी वो जस्टिफाई करते हुए नज़र आए जो अटैक्स है इसराइल के ईरान के ऊपर और फ़लस्तीन में भी। अब ऐसी सूरत में एक तो सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल पॉलिसी क्या है, क्योंकि डिफरेंट शेड्स उनके दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो काम अक़वाम मुत्तहिदा के करने का है, पीस कराने का, जंगों को रोकने का, तनाज़ात को ख़त्म कराने का, वो अक़वाम मुत्तहिदा क्यों अदा नहीं कर पा रहा है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा तो बिल्कुल ही टुटलेस हो गया। और अब अभी देखिए, जब कोल्ड वॉर थी ना अपनी हाइट पर, तब भी वीटो पावर की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं रोकवा पाता था। तो उसका जो ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन राइट्स का काम था या प्रिवेंशन ऑफ वॉर का काम था कि ब्लू हेलमेट्स पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट कर दें, वो वहीं पर ज़्यादा फाल है। अभी भी यूनाइटेड नेशंस का जो, मैं कम्प्लीटली नहीं कहती कि वो इदारा किसी काम का नहीं है, मतलब WHO है और दीगर उनके ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स के काम हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन एक्चुअल एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटरी पावर, और जिस तरह इजराइल ने लिटरली, आप कहते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ को, इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स को रद्दी का कागज कर दिया, तो अब तो कोई नाम भी नहीं देता यूनाइटेड नेशंस का। मतलब जब हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे घर की, आपके पंजाब में कोई चर्चा है, नो वैल्यू टू इट, नो वैल्यू टू इट ग्लोबली स्पीकिंग। So who emerges as the only person who can do it? Only state that can do it, it is the United States of America. रशिया एक जंग में फंसा हुआ है, चाइना कभी फोर फ्रंट पर आकर जंग में अपना हिस्सा नहीं डालता, ये चाइनीज स्ट्रैटेजी है। अफगानिस्तान में जब लड़ भड़ के अमेरिका निकल गया तो उन्होंने अफगानिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इसी तरह उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान में भी है, वो ईरान में भी है, और उससे ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट UAE में है। मिडिल ईस्ट का अनस्टेबल होना चाइना को भी सूट नहीं करता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ये, आज मैं जंग में हिस्सेदार हूँ, कल मैं दुनिया का चौधरी हूँ जो जंगों को रुकवा सकता है, इसकी अमेरिका के अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ईरान, जो कि एक बहुत स्ट्रैटेजिक प्लेयर है, जो अपने कोर इंटरेस्ट की पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होकर 40 साल से हिफाजत कर रहा है, 40 साल से हिफाजत कर रहा है, और जो हुआ 12 दिन इसकी तैयारी ईरान में थी। और अब तो समझिए कि रेड लाइन क्रॉस हो गई ना, रूबिकॉन क्रॉस कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर, और उसका नतीजा ये निकला कि जंग खत्म हुई, सीज फायर हुआ। ये नहीं हुआ कि ईरान हार गया, इजराइल जीत गया। बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही कह रहे हैं कि इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है, ईरान में 600 बंदे मरे, नुकसान हुआ है। ईरान को ये नुकसान उठाने की आदत है, मुसलमान बॉडी बैग्स उठाते हैं,
इजराइल और अमेरिका में बॉडी बैग्स उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया बहरहाल जनरल जाहिद महमूद साहब, मुनीर अकरम साहब और डॉक्टर हुमा बकाई साहबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब मौजूद होंगे। आप साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इलाकाई सूरत हाल पर और मजमूई तौर पर जो इस खत्ते के चैलेंजेस हैं उस पर बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, एक और आउटस्टैंडिंग इशू जो हमारा और इंडिया के दरमियान जो हालिया कशीदगी के दौरान पैदा हुआ और फिर वो अभी तक मौजूद है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी का मुअत्तल हो जाना या हेल्ड इन अबेंस जो उसका स्टेटस उन्होंने कर दिया था, वो अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान ने अगरचे इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया था, लेकिन इंडिया पर जाहिर है इसका कोई असर नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने, जहां तक मुझे समझ है, पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया, इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं डिक्लेयर किया। उन्होंने ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिन तीनों शमाली दरियाओं का पानी का जो पार्ट पाकिस्तान को गारंटेड है, उसको अगर डाइवर्ट करने की या रोकने की कोशिश की तो वो एक्ट ऑफ वॉर हो। जी, पानी रोकना इनफैक्ट। जी हाँ, पानी या रोकें या डाइवर्ट करें, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब अगर वो ऐसे रेजर्वायर्स बनाते हैं रोकने के लिए जो रेजर्वायर्स ट्रीटी के स्टिकों के मुताबिक नहीं है, तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर होगा। और रेजर्वायर बनाएं या उसके बगैर पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो वो भी एक्ट ऑफ वॉर। तो वो तो ओवरनाइट होने नहीं लगा। जहां तक हेल्ड इन अबेंस का ताल्लुक है, तो हेल्ड इन अबेंस की पाकिस्तान की पोजीशन तो ये कि इस ट्रीटी में ऐसी कोई क्लॉज ही नहीं है। तो इस क्योंकि इसकी कोई क्लॉज ही नहीं है तो यूनिलेटरली वो कर नहीं सकते। तो इस अगर तो इस मामले में बायलेटरली मेरे ख्याल पाकिस्तान ने अभी लिखा हुआ है उनको कि वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं को, या क्या उनका मतलब क्या है इससे, तो वो जवाब देते हैं या नहीं। बायलेटरली अगर ये इशू इस तरह हेल्ड इन अबेंस वाला हल नहीं होता तो इसकी गवर्नमेंट जरूर प्रिपेयर कर रही होगी। इंटरनेशनली जो फोरम्स हैं जहाँ से ड्यू प्रोसेसेस के तहत कोई रेमेडी मिल सकती है, वहाँ फिर जाने का जरूर प्लान कर रहे होगी। सही है। जनरल साहब, एक और चीज़ बताइए, अभी ईरान और इजराइल के दरमियान और फिर अमेरिका भी उसमें कूदा और फिर वो सीज फायर भी हुआ, पीस हो गया, ये सारी हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं। आप ये बताइए कि इसमें ये जो ईरान और इजराइल की कशीदगी है, इसमें पाकिस्तान के लिए, चूँकि ईरान पाकिस्तान का नेबर है और बड़ा इंपॉर्टेंट हमसाया है, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस छुपे हुए हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सीज फायर हो गया और एक इस हद तक भी नहीं जानी चाहिए थी ये कॉन्फ्लिक्ट। ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर जो एक्सपैंड हुई जिस तरह वॉर, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन चले 12 दिन बाद ये खत्म हो गई। और इस खत्म होने के साथ जो पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर जिस तरह साथ दिया है ईरान का, इसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान जब इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स के साथ अपने सारे ताल्लुकात को रिव्यू करेगा और अभी उन्होंने अपनी, मेरे ख्याल में अपनी जो पॉलिसी है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसका एक ओवरहॉल होगा बहुत इन अ बिग वे ईरान के अंदर। और पाकिस्तान ने जिस तरह उनका साथ दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के साथ भी रवाबत एक नए तरीके से इस्तवार होंगे। और हमें सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो हमें प्रॉब्लम है उसमें ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके दोनों तरफ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो बलूचिस्तान में टेररिज्म है वो थोड़ा लंबी होती जा रही है और उसमें ईरान एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इससे पहले बहुत राउंड्स हुए हैं बातचीत के हर सतह पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज की सतह पे, लीडरशिप की सतह पे, मिलिट्री लीडरशिप की सतह पे, लेकिन उसमें कोई बहुत मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो उम्मीद है मुझे कि इसके बाद उसकी जरूर मस्बत पेशरफ्त होगी। और ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की रेलेवेंस रीजन में भी और पाकिस्तान की रेलेवेंस इंटरनेशनली इस कॉन्फ्लिक्ट में और मजबूत हुई है और आगे बढ़ी है।
जनरल साहब, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बड़ा नुक्ता इख्तलाफ है वो न्यूक्लियर पावर बनने का नुक्ता है। यानी ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर बने और किसी सूरत अमेरिका ये नहीं चाहता। अब ये जो दोनों के दरमियान एक नुक्ता इख्तलाफ है, इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में और क्या होगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तेहरान में अपने आखिरी गुज़र में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दी कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉर पीसफुल पर्पसेस उनका हक समझते हैं और उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ी क्लियर और दो टोक पाकिस्तान की पॉलिसी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान को छोड़ दें, मुझे ऐसे लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ और मुमालिक भी कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन हासिल करें, क्योंकि इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में जो अभी मई में हुई और ये हुई और इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, उनसे बार बार लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है, हर नेशन स्टेट की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में ये बात डिस्कस हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज है कि वो अगर आपके पास है तो आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने के लिए दूसरों को 10 दफा सोचना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंस एक तरह से अहमियत ज्यादा उजागर होगी है। मुझे इस तरह से लगता है जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने की बजाय शायद ये कॉन्फ्लिक्ट मोटिवेट करेगी और नेशन स्टेट्स को न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जाने। सही है। जनरल साहब, आखिर में ये बताइए कि आने वाले वक्त में आप इस रीजन में सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस या खत्ते में मजमूई तौर पर चैलेंजेस क्या देख रहे हैं और ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान को किन चीज़ों को पर ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो तो अभी इतनी जल्दी सॉल्व होने नहीं लगे। ये सारा डिपेंड करता है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपना जो एक ह्यूब्रिस से भरा हुआ और मुसलमान और इस्लाम की तरफ नफरत से चार्ज अप जो एक नैरेटिव है उनका, उसमें कोई लचक दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो एक नो वॉर नो पीस वाली सिचुएशन तो कुछ देर इंडिया पाकिस्तान में रहेगी। जो ब्रॉडर रीजन में इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद अभी डिपेंड करता है कि किन लाइंस के ऊपर ईरान और मिडिल ईस्ट के जो अहम ममालिक हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इनके साथ कैसे एंगेज करते हैं। अब वो जो ग्रेटर इजराइल वाला जो एक ड्रीम था वो तो हो गया शैटर। अब एक अगर तो खिते में अमन चाहिए और देर पा अमन चाहिए, तो देर पा अमन के लिए एक ही उसका तरीका है, सदियों का आजमूदा, वो है तवाज़न एक पार में, या बैलेंस ऑफ पार। अब ईरान और मिडिल ईस्टर्न नेशंस मिलके वो बैलेंस ऑफ पार क्रिएट कर पाएंगे अगले 5-10 साल में या नहीं, या जंग से पहले जो इक्वेशन थी ईरान की, ऑल्दो उसमें इम्प्रूवमेंट हुई ताल्लुकात में चाइना के फैसिलिटेशन से, लेकिन कोई बहुत कोऑपरेटिव तो वो पैराडाइम नहीं जी। तो अब सारा डिपेंड करता है रीजन के अंदर कि मिडिल ईस्ट और ईरान की रिलेशनशिप आगे कैसे चलते हैं जी, और क्या कहीं किसी नुक्ते पे इकट्ठे हो कि ये एक बैलेंस ऑफ पावर अटेन करने की तरफ चलते हैं विद इजराइल और नॉट जी। उससे डिपेंड करेगा कि आगे क्या होने किस तरह ठीक इमर्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारे साथ मौजूद थे और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।